जो अपन सभी ने देखा था, यूजिन उस बंदे को दरवाजे में घुसा के उसके बाद नेक्स्ट डोर को भी तोड़ देता है और तभी सारे बंदे उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। और ये देख के हायुंग बोलती है आखिर ये किसकी आवाज है, और वो वहाँ पे यूजिन को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। यूजिन जंप करते हुए बोलते हैं कोई इजी टारगेट नहीं है, यहाँ पे कम से कम 30 लोग हैं, उनसे डील करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और यूजिन को ऊपर टंगा हुआ देख के सारे लोग बोल रहे होते हैं ये तो स्पाइडरमैन है। और तभी यूजिन एक बंदे पे जंप करते हुए 3 बंदों पे कॉइन फेंकता है और ऐसे ही करते हुए सारे बंदों को पीटते हुए सोच रहा होता है मुझे यहाँ फटाफट से खत्म करना होगा क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक रहा हूँ। हालांकि मैं नॉर्मल बंदों से काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन मेरी बॉडी कंडीशन भी ठीक नहीं है। और यूजिन उन बंदों को इस तरह से मारा होता है कि किडनैप हुए लोग भी काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी यूजिन उन दोनों बंदों को भी नॉक कर देता है जिन्होंने हायुंग को किडनैप किया था। और तभी यूजिन उन दोनों में से एक बंदे का कंधा दबाते हुए बोलता है क्या उस लड़के को तुमने किडनैप किया जिसने शॉर्ट्स पहन रखे थे। और वो बंदा बोलता है हाँ मैंने उसको किडनैप किया था। और यूजिन उससे उसके हेड और गैंग के बारे में पूछता है और वो बंदा बताता है मेरे हेड का नाम है सैम्यूल और हम लोग ब्लू ड्रैगन गैंग से है और हमारा काम ऑर्गन्स, ड्रग्स और वेपन्स को डील करना है। यूजिन पूछता है तुम्हारा मेन बेस कहाँ पे है, और तभी वो बंदा बोलता है मुझे नहीं पता, सिर्फ बॉस सैम्यूल के बारे में पता है। और यूजिन उससे पूछता है कि तुम लोग की ऑर्गेनाइजेशन किससे फाइट करती है। वो बंदा बोलता है हमारे रिलेशन प्रो गवर्नमेंट फैक्शन से काफी ज्यादा खराब है, लेकिन मुझे लगा तुम उसके मेंबर नहीं हो। यूजिन तभी उसको मारता और बोलता है तुमसे किसने कहा कि तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसके बाद यूजिन अंदर की तरफ आता है और हायुंग सोचे आखिर मुझे बाहर क्यों नहीं निकाल रहा। तभी यूजिन अंदर की जेल को देख के बोलता है ये तो आयरन नहीं है, इसका मतलब पक्का है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी यूजिन वोना को फोन लगाता है और वोना बोलते तो अलग नंबर है, तुमने मुझे इससे कॉल क्यों किया। तभी यूजिन बोलता है इसके पीछे एक रीजन है और मैं तुम्हें बता दूं मैं टारगेट तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें बाहर रहना ताकि तुम कुछ कर सको। और फिर मैं ग्रैंडपा को दिखाता यूजिन उनको भी कॉल लगाया होता है। ग्रैंडपा बोलते यूजिन मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। यूजिन बोलता है अगर पुलिस के अंदर किसी को जानते हैं तो उसको कॉन्टेक्ट कीजिए, वो बंदा बहुत ज्यादा भरोसेमंद होना चाहिए और साथ में हाई रैंक का भी। मैं आपको यहाँ पे सारे बिजनेस के नेम, एड्रेस और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब दे देता हूँ। और हाँ आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टीम को भेज दीजिए और ध्यान रखिएगा वो टीम काफी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए और साथ में एम्बुलेंस की भी जरूरत पड़ेगी। तभी ग्रैंडपा बोलते लेकिन इसके पीछे रीजन काफी ज्यादा बड़ा होना चाहिए। तभी यूजिन बताते हैं एक चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ब्लू ड्रैगन गैंग, जिसके अंदर कम से कम 500 लोग हैं और यहाँ पे इनके पास होस्टर के तौर पर 30 सिविलियन है। साथ में लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन स्मगलिंग और बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व है और इस जगह को पूरी तरह से गैंग ने घेर रखा है। तो यहाँ से सिर्फ एक लड़की निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है ग्रैंड आप सबको समझ गए होंगे और जब तक यहाँ पे पुलिस नहीं आ रहा तो मैं इस जगह को गार्ड करूंगा ताकि आपके ग्रैंड डॉटर यहाँ पे सेफ रह सके। और वो ना सारी बातें सुनकर सोच रहा होता है इसका मतलब यूजिन ने सब कुछ पहले से सोच रखा था और मुझे यहाँ पे सारी सिचुएशन पता चल चुकी है। जैसे पुलिस यहाँ पे लार्ज फोर्स को लेके आएगी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और हमारे बारे में यहाँ पे किसी को पता नहीं चलेगा। हालांकि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा जो कि हमारे ऊपर नजर रख सकते हैं, लेकिन बस एक बात मुझे समझ में नहीं आई आखिर यूजिन ने मुझे बाहर क्यों रखा। और हम देखे हायुंग काफी चिढ़ रही थी और मन में बोलती है आखिर ये मुझे बाहर क्यों नहीं निकाल रहा। और वहाँ पे एक और बंदा था वो भी काफी चिढ़ रहा होता है। तभी यूजिन कॉइन से वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरा को तोड़ देता है और आगे जाते हुए मशीनों को चेक करने लगता है और बोलता है ये मशीन काफी बड़ी है, यहाँ पे इनके पास बहुत बड़ा ड्रायर, एयर कंडीशनर, पंप और खुद का डिस्पोजेबल सिस्टम भी है, तो आखिर ये लोग यहाँ पे बना क्या रहे हैं। और तभी हम देखते हैं वो ना यूजिन को बोलता है अब यहाँ से काफी सारे लोग नीचे के लिए निकले और उनके हाथ में हथियार भी थे। तभी यूजिन बोलता है कि तुम कहाँ पे हो। तभी वो ना बोलता मैं सर्विलेंस रूम के अंदर हूँ और वहाँ से मैं सारे लोग को देख सकता हूँ कि कौन कहाँ पे आ रहा है और मुझे यहाँ तक दिख रहा है वो सारे लोग कॉरिडोर से आने वाले हैं। यूजिन बोला तुम्हारी इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा काम आएगी। तभी वो ना बोलता है कि पुलिस कब आएगी क्योंकि तुम ऐसे एंडलेसली फाइट नहीं कर सकते और अगर वो लोग यहाँ पे नहीं आ रहे तो हमें कुछ ऐसा करना होता है कि वो लोग यहाँ पे आ जाए। तभी यूजिन बोलता है मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तभी हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे यूजिन ने कॉल किया होता है और बोलता है कि बॉस से बात कराओ और वो बॉस बोलता है मेरा नाम है किम जूवान, आखिर तुम कौन हो। और हमें बताया था किम जूवान रेड टाइगर फैक्शन का लीडर है। यूजिन बोलता है मैं बाई सुंगचुल बोल रहा हूँ। जूवान बोलता है बाई सुंगचुल, आखिर ये कौन है, मैंने आज से पहले कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना। यूजिन बोलता है मैं सैम्यूल के लिए काम करता हूँ और लीडर आपसे अभी मिलना चाहते हैं। तभी जूवान बोलता है कि सैम्यूल मुझसे क्यों मिलना चाहेगा। तभी यूजिन बोलता है मुझे नहीं पता, आप उनसे खुद पूछ लेना। जहाँ तक मैंने सुना कि आपने उनको धोखा दिया है और मैं तुमसे ज्यादा बात करूंगा तो मेरे भी दिक्कत हो सकती है, तो फटाफट से बॉस सैम्यूल से मिलने के लिए आओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी जूवान बोलता कि तुम हो कौन, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बॉस सैम्यूल से डरता हूँ, क्या नाम बताया तुमने अपना, बाइक सुंगचुल, मैं तुम्हें देख लूंगा। और हमें यूजिन को दिखा जाएगा कॉरिडोर के गेट के बाहर इंतजार कर रहा होता है और बोलता है इसमें पुलिस का वजह स्लो है और उन लोगों को जल्दी करनी चाहिए नहीं तो ये लोग मारे जाएंगे क्योंकि जो भी लोग अंदर उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है और अगर हम लोग को अभी रिलीज कर देंगे तो ये लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में बहुत जल्दी भाग जाएंगे और उसके बीच में जो बच्चे होंगे और जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब होगी वो सब मारे जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ ये जगह एक्सपोज हो जाए ताकि आगे भी लोग के साथ ऐसा ना हो। और मेरा दिमाग यहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो रहा है, पता नहीं ये पुलिस कब आएगी। और तभी वो ना बोलता तुम्हें क्या लगता है गैंग का लीडर जूवान आएगा। यूजिन बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे पुलिस का आना, लेकिन अगर वो यहाँ पे आ जाता है तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वो ना बोलता कैसे रहेगा हम इस जगह को आग लगा दे। यूजिन बोला मुझे नहीं पता कि इसका क्या असर होगा। तभी वो ना बोलते चीज काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे, अगर हमारे पास बॉम्ब वगैरह होते तो हमारे काफी ज्यादा काम आते। तभी यूजिन के दिमाग में एक आइडिया आता है और बोलता है क्या एक बॉम्ब, हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा। फिर हम देखते वो ना कन्वीनियंस स्टोर पे आ गया होता है और यूजिन उसको बोलता है मैंने तुम्हें लिस्ट भेज दी है, अगर तुम वो मटेरियल लेके आते तो बॉम्ब बन जाएगा। तभी वो ना बोलता तुम्हें सब कुछ आता है, आखिर तुम रियलिटी में करते क्या हो। यूजिन बोलता है काम खत्म हो जाए उसके बाद मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। और यूजिन उस कॉरिडोर के डोर को एक पाइप की हाथ से बंद कर दिया होता है
और बोलता मैं काफी ज्यादा थक गया, पता नहीं पुलिस कब आएगी। तभी हम तो सारे बंदे दरवाजे को मारने लगते हैं। यूजिन बोलते लगता है सारे बंदे कॉरिडोर के डोर पे आ चुके हैं। तभी वो ना बोले तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि उन बंदों के पास में गन्स और सारे वेपन्स है, और मैंने यहाँ पे तुम्हारी रेसिपी के हिसाब से सारे बम तैयार कर लिए हैं और अब मैं इनको यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। वह तुम्हारे बम काफी अच्छी तरह जल रहे हैं और सच में वो बंदे काफी ज्यादा पैनिक कर चुका है, आग को बुझाने का ट्राई कर रहे हैं। यूजिन बोला चलो ठीक है फिर अपने काम को स्टार्ट करते हैं। और क्या पुलिस यहाँ पे आ चुकी है? वो ना बोलता नहीं पुलिस तो अभी तक नहीं आई, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ सकता हूँ। और यूजिन बोला नहीं तुम्हें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के लिए बाहर रहना काफी इंपॉर्टेंट है। और यूजिन उन्हें सोच रहा था भले मेरी बॉडी रिकवर नहीं हुई, लेकिन इन बंदों को संभालने के लिए मैं काफी हूँ। और हम जैसे वो बंदे यूजिन को अटैक करने के लिए आते हैं, यूजिन उनके ऊपर कौन सा अटैक करने लगता है और तभी उनमें से एक बंदा गन से अटैक करने लगता है और उनमें से एक गोली यूजिन को लग जाती है और यूजिन फटाफट सबके ऊपर अटैक कर रहा होता है और साथ में उन बुलेट से भी बच रहा होता है। और यूजिन वहाँ पे पानी फैला दिया होता है, जिसकी वजह से वो सारे लोग सोच रहे होते हैं कि हमको यहाँ पे हिसाब से भागना होगा नहीं तो हम गिर जाएंगे। और तभी यूजिन उस टाइम का फायदा उठाते हुए काफी लंबी जंप लगाता है और उस रॉड को उन सारे बंदों की तरफ फेंकता है, जिस वजह से सारे बंदे काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। और यूजिन के ऊपर गन वाला बंदा अटैक करता है, लेकिन यूजिन उस अटैक से बचते हुए उसके ऊपर कॉइन फेंकता है, जिस वजह से उस बंदे के हाथ से वो गन छूट जाती है और यूजिन के पास आती है। और यूजिन बोलता है कि तुम में से कौन सा कमीना पहले मरना चाहेगा। और तभी हमें पुलिस की वैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे ड्राइव करने वाला बंदा बोल रहा होता है क्या इन्फॉर्मेशन सच है। तभी वो साथ वाला बंदा बोलता है हमें कंफर्म करना होगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफी खतरनाक चीज से रिलेटेड है और अभी हम यहाँ पे ज्यादा बंदों के साथ नहीं आए। जैसे ही हमें पता चलेगा इन्फॉर्मेशन ठीक है तो हमें और बंदों को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। तभी हमें एक बंदे को दिखाया था जो कि शायद से सैम्यूल है, और वो बोलता है कि तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, देखो मैटर शांत क्यों नहीं हुआ और आगे किम जोन पे क्या कर रहा है, उसके साथ कितने बंदे हैं। तभी उसके सामने वाला बंदा बोलता है उसके साथ 50 बंदे आए हैं और उन्होंने वहाँ पे आग लगा दी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तभी सैम्यूल बोलता तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो, पता नहीं मैंने तुम लोग को क्यों रख रखा है। और तभी वो बंदा बोलता है एक और बात है बॉस, हेडक्वार्टर से पुलिस वहाँ पे आ रही है। तभी सैम्यूल बोलता है क्या हेडक्वार्टर से, लेना कि पुलिस हेडक्वार्टर से क्यों आ रही है, और प्लीज अब ये मत बोलना कि तुमने बेसमेंट में अभी तक कंट्रोल नहीं किया। तभी वो बोलता है बॉस प्लीज माफ कर दीजिए, लेकिन वहाँ पे जो दोनों भाई थे उनके साथ जितने बंदे थे वो सब मार खा चुके हैं। और तभी सैम्यूल बॉस सोच रहा होता है कि पुलिस बेसमेंट में पहुंच गई तो हमारी ये ब्लू ड्रैगन गैंग खत्म हो जाएगी। और तभी सैम्यूल बोलता है फटाफट सारे कंप्यूटर खराब कर दो, वहाँ पे एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं बचनी चाहिए। और तभी हम देते वो बंदा बोलता है बॉस प्लीज माफ कर दीजिए, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन अंडरग्राउंड में पड़ी है। और वो बॉस बोलता है इसका मतलब तुम लोग एक बंदे को अभी तक नहीं पढ़ पाए। तभी वो बंदा बोलता है वैसे हमने वहाँ पे 3 टीम भेजी थी, लेकिन उन सबसे हमारा कम्युनिकेशन लॉस्ट हो चुका है और बहुत जल्दी पुलिस वहाँ पे आ जाएगी, मुझे लग रहा है ये काम भी उसी बंदे का है। सैम्यूल बोलता है कि किम जोन कहाँ पे है। वो बंदा बोलता है जैसे उसको पता चला कि पुलिस यहाँ पे आने वाली, वो फटाफट से निकल गया और हम जो पुलिस वाले बेसमेंट में पहुंच गए होते हैं और बोलते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा बदबू आ रही है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे कि हम हेल में पहुंच गए। और जो पुलिस वाले का हेड होता है वो सोच रहा होता है इनको काफी बुरी तरह से मारा गया है, लेकिन इनको देख के ऐसा लग रहा है कि हमें देख के इनकी जान में जान आ गई और लगता है हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और तभी यहाँ पे एक बंदा आता है बोलता है बॉस प्लीज उधर चल के देखिए। और जब वो उधर जाता है तो काफी ज्यादा शौक आता है, क्योंकि पूरी गैलरी खून से भरी हुई होती है। और जब वो लोग जेल में पड़े बंदों को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि ये लोग इनके साथ कर क्या रहे थे, इन सब की हालत काफी ज्यादा खराब है, उनको बुरी तरह से मारा गया है, लगता है सच में ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड थी। और वो बॉस बोलता है फटाफट इस जगह चेक करो, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे ड्रग वगैरह हो, और हाँ फटाफट से हमारी रीइंफोर्समेंट बुलाओ, क्योंकि इन लोग की हालत काफी ज्यादा खराब है, इनको ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उनको बोलना कि एम्बुलेंस भी साथ लेके आए। और तभी वो हेड के साथ वाला बंदा बोलता है यहाँ पे जिनकी हालत काफी ज्यादा ठीक थी, मैंने उनसे पूछा कि उनकी हालत ऐसे कैसे हुई, तो उनका कहना था ये सब सिर्फ एक बंदे ने किया है। और ये सुन के वो हेड का भी शौक होता है, बोलता है क्या सिर्फ एक बंदे ने, पर यहाँ पे लगा 50 बंदे मरने के कगार पे है। और तभी वो लोग आगे मशीन की तरफ जाते हैं, वो बोलते हैं इस रूम के अंदर पानी फैला हुआ है और साथ ही में इस वायर को किसी ने तोड़ दिया है, इसका मतलब उस बंदे ने करंट का यूज करते हुए सारे बंदों को एक साथ झटका दे दिया। और तभी हेड के साथ वाला बंदा बोलता है उसने जिसको भी मारा वो काफी तरीके से मारा है, जिससे उनके जॉइंट्स वगैरह डिसलोकेट हो जाए, ताकि सिर्फ एक अटैक के अंदर वो बंदे कुछ करने लायक ना बचे। तभी वो बॉस बोलता है वो बंदा काफी इंटेलिजेंट और पावरफुल था, लेकिन आखिर उसने इस गैंग पे अटैक क्यों किया, ये कोई रैंडम अटैक तो नहीं लगता। और उसने बाहर जो भी पीसी पड़े थे उसके अंदर सारी ड्राइव्स को निकाल के यहाँ पे रख दिया है, जिससे जो भी बंदा यहाँ पे आए उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और वो हेड बोलता है मैंने अपने इतने सालों करियर में कभी ऐसा नहीं देखा, और मुझे लग रहा है जब तक हम लोग यहाँ पे नहीं आए थे वो यहाँ पे हमारा इंतजार कर रहा था। हेड के साथ वाला बंदा बोलता है क्या ब्लू ड्रैगन गैंग ने यहाँ पे कुछ नहीं किया। हेड बोलता है पक्का उन लोगों ने ट्राई किया वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन वो बंदे कोई भी एविडेंस डिस्ट्रॉय ना कर पाए, इसीलिए शायद उस बंदे ने यहाँ पे पानी फैलाया है। हेड के साथ वाला बंदा बोलता है इसका मतलब जो बंदा यहाँ पे एंटर किया था उसने ऑलरेडी यहाँ पे सारी सिचुएशन का पता लगा लिया था, और वो बंदा काफी ज्यादा जीनियस या हीरो की तरह है। क्या हमको उस बंदे को रिपोर्ट करना चाहिए या फिर हम ये बोल दे कि ये सब किम जुआ ने किया है। और तभी यहाँ पे हेड को कॉल आता है और अगला बंदा बोलता है कि चीजें कैसे चल रही है, और मैंने और बंदों को तुम्हारे लिए भेज दिया है, चीजें को वहाँ पे अच्छी तरह से हैंडल करना, और ध्यान रखना जब भी जर्नलिस्ट पूछे तो अच्छी तरह से आंसर देना, और यहाँ से जो कमांड है वो जुम योंग ले लेगा, तो तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और हेड सोच रहा होता है जुम योंग मेरे टाइम पे आया था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ ये समस्या होता है, शायद से साउथ कोरिया के अंदर बैकग्राउंड काफी ज्यादा जरूरी है। तभी अगला बंदा बोलता है केस काफी ज्यादा बड़ा है, मुझे पता है तुम इसको नहीं संभाल पाओगे। और हेड बोलता है चलो ठीक है मैं यहाँ पे ध्यान रखता हूँ, आप फटाफट इसको भेज दो।
और हेड के साथ वाला बंदा बोलता है आखिर वो कमीना क्या बोल रहा था। तभी हेड बोलते कि वो बोल रहा था कि यहाँ पे जुन म्योंग आने वाला है। हेड के साथ वाला बंदा बोलता आखिर वैसा कैसे कर सकते हैं, जुन म्योंग यहाँ पे आके सारा क्रेडिट खा जाएगा। और वो हेड बोलता चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया और हमको यहाँ से चलना चाहिए। और मेरी बात ध्यान है, जो इंटरेस्टिंग स्टोरी हमको पता है वो सिर्फ हमारे बीच में रहनी चाहिए। और हम यूजिन वहाँ पे सारी बातें सुन रहा होता है और बोलता पुलिस भी इंटेलिजेंट हो सकती है, चलो मुझे लगता है मुझे भी यहाँ जाना चाहिए क्योंकि सारे लोग यहाँ से बचा लिया गया है। और तभी वो ना बोला तुमने काफी ज्यादा मेहनत करी, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। यूजिन बोला मुझे चोट तो काफी ज्यादा लगी लेकिन मैं ठीक हूँ क्योंकि मैंने बीच में रेस्ट कर लिया था। आखिर आपकी हालत कैसी है? वो ना बोलता हाँ मैं भी चला रहा हूँ, लेकिन तुम पक्का हॉस्पिटल नहीं जाओगे ना? यूजिन बोलता अगर मैं ऐसे हालत में हॉस्पिटल गया तो लोग मेरी इन्वॉल्वमेंट को पहचान जाएंगे। और हम पुलिस वहाँ पे सबको लेके जा रही होती है और वो ना भी वहीं पे होता है और वो बोलते हैं पास में एक एलिमेंट्री स्कूल है, हम वहाँ पे मिलते हैं और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आया हूँ क्योंकि तुम पक्का वैसे हालत में अपने घर नहीं जाओगे। और यूजिन बोलता आपका थैंक यू, अगर आप यहाँ पे नहीं होते तो चीजें इतनी इजीली सॉल्व नहीं होती। और हम यूजिन के पास पहुंच जाता है और तभी वो दोनों एक रेस्टोरेंट गए होते हैं। वो ना यूजिन को वाइन ऑफर करता है। यूजिन बोलता ब्रदर मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। वो ना बोलते सब कुछ चलता है, वैसे भी हमने काफी ज्यादा मेहनत करी है। और वो ना बोलते हम काफी ज्यादा एक जैसे हैं तो मुझे लगता है हम काफी अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। और हमें बताया था कि 31 और 17 की एज पे दो बंदे मिलते हैं और इस तरह से उनकी फ्रेंडशिप की शुरुआत होती है। फिर हमें यूजिन को दिखा जो कि अपने घर आ गया होता है और वो बताता है कि उसके फादर एक फील्ड इंजीनियर है जो कि किसी भी काम को कंप्लीट किए बिना नहीं मानते, इसलिए वो ज्यादातर घर भी नहीं आते। और तभी उसके पास उसके फादर का कॉल आता है। उसके फादर बोलते सन तुम कैसे हो? यूजिन बोलता है फादर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी उसके फादर बोलते मैंने तुम्हें एक ईमेल भेजा उसको चेक करो। और जब यूजिन उस फाइल को चेक करता है तो उसके अंदर काफी सारे डायग्राम और फॉर्मूला होते हैं। और उसके फादर बोलते हैं तो सर ये कैसा लग रहा है? यूजिन बोलता है इसके स्ट्रक्चर से पता तो नहीं चल रहा लेकिन जहाँ तक लग रहा है ये कैटलिस्ट है। फादर बोलते हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे वैसे लगता है। यूजिन बोलता है ये कैटलिस्ट हुआ तो काफी अच्छा रहेगा। उसके फादर बोलते लो एनर्जी स्टेट करने से एटॉमिक पार्टिकल स्प्लिट हो जाते हैं। यूजिन बोलते हैं हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, इसके अंदर फ्यूजन पॉसिबल है और इस प्रोसेस का यूज करते हुए काफी सारी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। लेकिन बात तो ये है कि इस प्रोसेस को करने के लिए काफी एनर्जी की जरूरत है। लेकिन जैसे कि फादर बोल रहे कि ये कैटलिस्ट है तो शायद से हम ऐसी चीज बना सकते हैं जिसके अंदर इन्फिनिट एनर्जी हो और इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन के डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सट्रैक्टिंग पॉसिबल है। और ये भी बोला जा सकता है कि इस तरीके से हम क्रिएशन के रियल में पहुंच जाएंगे। यूजिन बोलता अगर किसी ने हमको देख लिया तो वो बोलेगा कि हम एल्केमिस्ट है। यूजिन के फादर बोलते लगता है मेरे को एक और नाइट जागना पड़ेगा। सच में जब तक कोई चीज कंप्लीट नहीं होती तो मेरा कोई और काम करने का मन नहीं करता। फिर हम देखते सीन चेंज होता है, हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और चामिन से सोची सच में वही स्कूल है जिसके मैं पहले पढ़ा करती थी। और मुझे लगता था कि मैं यहाँ पे मारी जाऊंगी क्योंकि मुझे पार्क यूनियन की वजह से काफी ज्यादा सफर करना पड़ा है। लेकिन आखिरकार यूनियन को मेरी फ्रेंड की वजह से मैं वापस आ पाई। और जो लोग मुझे परेशान किया करते थे मेरे आने के बाद उनमें से कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा और अब लगता है मैं वापस से पहले जैसी हो सकती हूँ। और तभी हम देखते यूसिक बोलता है कि तुम क्या कर रही हो और वो उसकी बुक लेके बोलता है अच्छा तुम सेट एग्जाम की तैयारी कर रही हो। चामिन से बोलता है नहीं मैं कॉलेज नहीं जाने वाली। और वो अपने मन में सोचे मैंने सुना कि यहाँ पे एक स्टडी ग्रुप बना है जिसके अंदर सारे लोग यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं। तभी यूसिक बोलता कैसा रहेगा तुम स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लो, उस तरह से तुम्हारी यूनिवर्सिटी पढ़ाई काफी अच्छी होगी। और तभी चामिन से सोचे तो मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे घर के फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ तक कि मैंने पार्ट टाइम जॉब करना ट्राई किया पर वो भी काम नहीं हुआ और जो मेरी मॉम की शॉप है वो भी बंद होने वाली है। और वो यूसी को बोलते मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती तो इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारी स्टडी को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। यूसी बहुत अच्छा ऐसी बात है लेकिन मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया है कि मैं तुमको अपने साथ लेके आऊंगा। तभी चामिन से बोलता है कि तुमने किसको प्रॉमिस किया है? यूसी बोलता है वो एक एलियन है। चामिन से बोलते क्या एक एलियन? तभी यूसी बताता है कि हाँ वो यूजियन है, वो जितना अजीब है उसको एलियन ही कहा जा सकता है। और यूजियन का नाम सुनकर चामिन से काफी ज्यादा शौक हो जाती है। यूसी बताता कि हाँ यूजियन जो कि पूरी स्कूल का टॉप स्कोरर है, उसने यहाँ पे एक स्टडी ग्रुप बनाया, उसने कहा कि तुम्हें भी ज्वाइन करना चाहिए। चामिन से सोचे मैंने उसके बारे में बहुत सारे र्यूमर सुने हैं और इसीलिए मैंने उसको मैसेज किया था ताकि वो मेरी हेल्प कर सके, लेकिन उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया और उसके रेस्पॉन्ड ना करने में बहुत ज्यादा होपलेस हो गई और मैंने वहाँ पे अपनी रिस्ट काट ली। तभी चामिन से बोलते ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मुझे उससे वहाँ पे कुछ पूछना है। और फिर हमें उस स्टडी ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोंग ना यूनिंग भी आई होती है। यूनिंग सोची होती है जैसे मेरे फादर को पता चला कि यूजियन ने यहाँ पे एक स्टडी ग्रुप बनाया है तो उन्होंने कहा कि जाके ज्वाइन कर लो और मुझे फोर्सफुली यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ा। वैसे मुझे पता नहीं कि वो यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहा है और क्योंकि मैं यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ तो इसीलिए मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं यहाँ पे चेक करूँ कि वो क्या करने का ट्राई कर रहा है। सियोंग ना बोलती हमारे क्लासमेट ने एक स्टडी ग्रुप चालू किया है तो पक्का हमारी स्टडी को इम्प्रूव करने में काफी अच्छा रहेगा। और हम जो वहाँ पे ली वांग के साथ और बंदे भी आए होते हैं। तभी यूसिक चामिन और यूजियन भी वहाँ पे आते हैं और तभी यूजियन सबको क्वेश्चन पेपर देने लगता है, बोलता है फटाफट से इनको सॉल्व करो। और यूनिक बोलते लेकिन मुझे ये टेस्ट देने की क्या जरूरत है। लेकिन तभी वहाँ पे यूजियन से आ रही स्मेल को सूंघती है और सोचती है कि ये खुशबू मैंने पहले भी स्मेल कर रखी है। यूजियन चामिन से कोई पेपर देता है। चामिन से बोलते लेकिन मुझे टेस्ट देने की क्या जरूरत है। यूजियन बोला तुम सिर्फ फन के लिए टेस्ट को दे दो और हाँ जब तुमने मुझे मैसेज किया था तब मैं काफी ज्यादा बीमार था इसलिए प्लीज मुझे गलती सुधारने का एक मौका दो। और चामिन से सोची होती है उसने अभी मुझसे माफी मांगी पर पता नहीं क्या हुआ, मेरा हार्ट काफी जोर से बीट कर रहा है।
यूजुन ली वांग बोलता है तुम्हें थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ली वांग बोलता है हाँ मैं मेहनत करूंगा। और वहाँ पे एक और लड़का होता है जिसको देख के यूजुन सोच रहा होता है इसके बारे में मुझे यूशिक ने बताया था कि इसके फादर का बिजनेस फेल हो गया, उसके बाद इसकी फैमिली कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई और मुझे जहाँ तक पता चला इसके 3rd ईयर के स्टूडेंट बुली भी करते हैं। यूजुन बोलता है आज हम स्टडी का मैटर चेंज कर देंगे। और यूजुन बोलता है इनके टेस्ट को देखने के बाद मुझे पता चला कि इनके अंदर कौन सी स्किल की कमी है। हालांकि ये चीज मुझे काफी ज्यादा टाइम लगा लेकिन मैं कम से कम इनको सही बात पे लेके जा सकता हूँ। और बोल रहा था कि दुनिया में हर चीज कनेक्टेड है, आपको हर मुश्किल कंडीशन के अंदर हैप्पीनेस की वजह ढूंढ लेनी चाहिए। इनफैक्ट छोटे छोटे मूवमेंट भी काफी एंजॉयबल हो सकते हैं जो स्कूल में मॉम के फोर्स करने के समय आता था। और स्कूल से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और पक्का ये देख के मेरी मॉम काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होती और हम जो लोग वहाँ पे काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। यूनिंग सोच रही स्टडी ग्रुप को चालू हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है और सब लोग यहाँ पे काफी ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। लेकिन चार मीन्स को देखा जाए वो काफी डिप्रेस थी पर अब वो पहले से काफी ज्यादा खुश लग रही है। और इस स्टडी ग्रुप का हर एक इंसान का अलग अलग ड्रीम है, जैसे कि चार मीन्स अकाउंटेंट बनना चाहती है और वहीं जियोंग डिजाइनर बनना चाहती है और जिन सियोक फ्यूचर के लिए स्कॉलर बनना चाहता है। वहीं यू सियोक का ड्रीम है कि वो एक एंटरप्रेन्योर बने और ली वांग भी एक शेफ बनना चाहता है। सोंग यूंग टीचर बनना चाहती है और चोई यूंग सियोक एक हॉर्टिकल्चरिस्ट बनना चाहता है। और अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा चेंज मेरे अंदर आया है क्योंकि यू जो तुमने मेरे ड्रीम को वापस जगा दिया। तुम इस स्कूल के अंदर एक नई फ्रेशनेस लेके आए हो और उस फ्रेशनेस को मैं स्मेल कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि इस सेंट का ओनर कौन है। फिर हम यून सियोक जी अपने ऑफिस के अंदर बैठा होते हैं और उनका कलीग बोलता है यून सियोक जी आप कैसे हैं। यून सियोक जी बोलते मैं पूरी तरह रिकवर हो चुका हूँ। और वो बंदा सोच रहा था यून सियोक जी काफी कमाल का इंसान है। जब मुझे इस इंसिडेंट के बारे में पता चला मैं काफी ज्यादा शॉक हो गया और मैंने उनको ढूंढने के लिए यूनियन को कांटेक्ट किया और यूनियन ने बताया कि वो हॉस्पिटल के अंदर है। हालांकि प्रिंसिपल ने इस मैटर पर काफी ज्यादा ध्यान दिया, इसके पीछे पक्का कोई ना कोई रीजन होगा। और तभी यून सियोक जी बोलते हैं आखिर स्कूल में इतनी शांति कैसे है। तभी उनका कलीग बोलता लगता है हायर से इंस्ट्रक्शन आए हैं। यून सियोक जी बोलते पिछले कुछ सालों से एक ट्रायो की गैंग बनी हुई है। हालांकि उन्होंने प्रोफाइल काफी ज्यादा लो रखते हैं लेकिन जैंग सियोनमैन, कैंग जियोंगू और जो यूंग वैंग ये तीनों का ट्राई काफी ज्यादा खराब है। और लास्ट में जो सेकंड ग्रेड के पार्क जियोन यूंग है इसको मिला के इनकी टीम 4 जनों की हो जाती है। मुझे लगता है ये बच्चे स्कूल के अंदर नहीं होने चाहिए क्योंकि ये बच्चे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी यून सियोक जी के पास एक कॉल आता है जो कि किंग होंग चुल का होता है। यून सियोक जी सोच रहे होते हैं हाँ ये डिटेक्टिव जिनसे मैं पिछले इंसिडेंट में मिला था। और डिटेक्टिव होंग चुल बोलते हैं अगर टीचर यून सियोक जी के पास टाइम है तो आपसे मिलना चाहूंगा। तभी टीचर यून सियोक जी बोलते हैं आखिर क्या बात है ऑफिसर, मैंने आपको सब कुछ बता दिया था तो आखिर आपको मुझसे क्यों मिलना है। डिटेक्टिव होंग चुल बोलते मैं आपसे मिलना नहीं चाहता बल्कि हमारे हेडक्वार्टर के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखा जहाँ पे यून सियोक जी पहुंचे होते हैं और हमें पता चलता डिटेक्टिव होंग चुल कोई और नहीं बल्कि वही बंदा है जो कि पहले ब्लू ड्रैगन गैंग के केस को हैंडल कर रहा था। और फिर वो लोग वहाँ पे ड्रिंक को चीयर्स करते हुए बात कर रहे होते हैं। टीचर यून सियोक जी बोलते हैं वैसे तो मैंने इंसिडेंट की सारी बातें आपको बता दी थी तो आखिर आपको मुझसे क्यों मिलना था। तभी होंगचुल बोलता है वैसे हमारे पास एक नया केस है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो सबसे पहले आप इस फोटोग्राफ को देख के उस फोटोग्राफ को देख के टीचर यून सियोक जी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। होंगचुल बोलता है ये एक अनपब्लिश्ड फोटोग्राफ है जो कि अभी के लिए सिर्फ हमारे पास है। टीचर यून सियोक जी बोलते तो बताइए आपको मुझे क्या जानना है। डिटेक्टिव होंगचुल बोलते हमें यूजुन के बारे में जानना है। हालांकि इस इन्फॉर्मेशन से उस बंदे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ये बस मेरा पर्सनल इंटरेस्ट और कुछ भी नहीं। टीचर यून सियोक जी सोच रहे होते हैं अभी जो हाल ही इंसिडेंट हुआ मुझे इसके बारे में पता था कि उसके अंदर बहुत बड़ी गैंग इन्वॉल्व थी और वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी। और ये पूरी स्टोरी जानने के बाद साथ ही में मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता चला कि इन बंदों के सर में जो कॉइन और चॉपस्टिक घुसा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि यूजियन है। और मुझे तो विश्वास नहीं इतने बड़े इंसिडेंट का मेन कल्प्रिट यूजियन है। और ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको सुन के पूरा साउथ कोरिया काफी शॉक था। स्पेशली सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि वो लोग बहुत हाई स्केल पे काम कर रहे हैं। अभी टीचर यून सियोक जी बोलते तो वो फेमस ऑफिसर जिसने सबको रिवील किया वो मेरे सामने खड़ा है लेकिन टीवी पे तो किसी और को दिखाया जा रहा था। तभी डिटेक्टिव होंगचुल बोलते ये वर्ल्ड ऐसे ही काम करता है जिसके पीछे बैकग्राउंड सपोर्ट है उसी को सारी फेम मिलती है। लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो मैंने भी इस केस को सॉल्व नहीं किया। जिस बंदे ने फोटोग्राफ करने ये सब किया है वही बंदा इन सब के पीछे था। हालांकि एक बार जब केस हुआ था तो मैं इतना ध्यान नहीं देता। ये लड़का सच में एक जीनियस है जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ता है। तभी हम देखते टीचर यून सियोक जी काफी गुस्सा होता है और बोलते बस ये बहुत ज्यादा हो गया। तभी डिटेक्टिव होंगचुल बोलते भले वो काफी ज्यादा स्मार्ट है और साथ ही में उसकी फाइटिंग स्किल भी काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन इस तरह का काम यूजली काफी ज्यादा डेंजरस होता है तो उसको अकेले ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये इंसिडेंट किसी और एंगल पे चला गया है। हमारे पास लगातार वॉन से कॉल आ रहे हैं। टीचर यून सियोक जी बोलते क्या वॉन, आखिर ये क्या चीज है। डिटेक्टिव होंगचुल बोलते हैं वॉन एक नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस है और वो लोग हमारे जाने के बाद एक्सीडेंट सीन पे पहुंचे इसीलिए उनके इन्वॉल्वमेंट से मुझे काफी डर लग रहा है। फिर हमें पार्क जिन को दिखाया जो कि किसी को बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए एक लड़के को अपने रास्ते से हटाने के लिए। और हमें पता चलता है कि वो बंदा होता है 3rd ईयर का जैंग सियोंगमैन जो कि गैंगडोंग गैंग से होता है। पार्क जियोन बोलते तुम्हें यहाँ यूजियन से निपटना है। तभी जैंग सियोंगमैन बोलता है यूजियन ये नाम मैंने पहले सुन रखा है पर आखिर तुम्हें यहाँ पे मेरी हेल्प क्यों चाहिए। पार्क जियोन बोलते इसके पीछे एक रीजन है जो कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जैंग सियोंगमैन सोच रहा होता है ये पक्का मुझे कुछ छुपा रही है, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है, आखिर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से निपटने के लिए मुझे क्यों बोल रही है और वैसे भी इसको सपोर्ट करने वाला सैम्यूल है तो आखिर इसको मेरी हेल्प क्यों चाहिए। तभी जैंग सियोंगमैन बोलता है जो पैसा तुम चुराती हो उसमें से 30% तुम्हें मुझे देना होगा। तभी पार्क जियोन बोलते पैसा तो बहुत ज्यादा है। पार्क जियोन बोलते 10% कैसा रहेगा। जैंग सियोंगमैन बोलता जाके किसी को ढूंढ लो।
तभी पाक जियोनुंग बोलते चलो ठीक है 20%, और हम इस बात पर डंडा उठा के वो पास वाले को मार देता है। पाक जियोनुंग बोलते चलो ठीक है मैं 30% के लिए मानती हूँ। तभी जैंग सियोंग बोलता लगता है बच्चा तुम्हें काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, अच्छा मुझे बता के इसको कितना मारना है। पाक जियोनुंग बोलते इसको इतना मारना कि वो स्कूल ना पाए और इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना। और हाँ एक बात और ध्यान रखना, उसकी एक छोटी बहन भी है। जैंग सियोंग बोलता है मुझे तो विश्वास नहीं होता, आखिर पाक जियोनुंग के साथ पंगा लेने वाला कौन है। और हम देखते पाक जियोनुंग वॉशरूम में आके काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और बोलती है वो कम है यूजन का, वो भले सिंपल दिखे पर वो काफी ज्यादा डेंजरस है, पता नहीं कैसे, पर उसने जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में बताई वो बिल्कुल सही थी। और जिस तरह से वो बिहेव कर रहा था मुझे पता चल गया कि उसको हमारा बिल्कुल भी डर नहीं है, इसीलिए उस पर अटैक करने के लिए मुझे ऐसा बनना चाहिए जिससे मेरा बिल्कुल भी कनेक्शन ना हो। और क्योंकि जैंग सियोंग का एरिया बिल्कुल अलग है, इसीलिए अगर वो बहुत बुरी तरह से मार खाता है तो इससे मुझे नहीं लगता मेरे ऊपर कुछ खास असर पड़ेगा। हालांकि अगर बात करें कैंग जियोंग और जो युंगवेंग की तो उनसे मेरे रिलेशन काफी अच्छे हैं और इससे तो मेरी वैसी नहीं बनती, इसीलिए मैंने जैंग सियोंग को चुना। और मेरा मानना यह है कि मेरे एनिमी फाइट करके डिसअपीयर हो जाए, भले इसके लिए मेरा थोड़ा पैसा भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें टीचर हुइन को दिखाया जाकर काफी ज्यादा खुश होती है और सोच रही थी मुझे आज से पहले ऐसा कभी फील नहीं हुआ। मेरी जो क्लासरूम का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा अच्छा है और आजकल स्टूडेंट के ग्रेड्स भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं, और अगर मेरे पास क्लास 5 नहीं तो मुझे नहीं लगता मैं स्कूल में एंडर कर पाती। वैसे वेकेशन काफी ज्यादा पास में है, तभी हम देखते क्लास 2 के होमरूम टीचर उनको रोकते हैं और बोलते उस क्लब का जगह आपके पास ही है ना। टीचर हुइन बोलते क्या हुआ, तभी क्लास 2 के टीचर बोलते हैं पेरेंट्स यहाँ पे काफी ज्यादा कंप्लेंट लेके आ रहे हैं क्योंकि वो क्लब और मेंबर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और ऐसा वो इसलिए क्योंकि उस क्लब के मेंबर के ग्रेड काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और तभी टीचर हुइन सोची होती है जब यूसी मेरे पास आया था तो मुझे लगा कि ये क्या करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जब मुझे पता चला इसके अंदर यूजीएन इन्वॉल्व है तो मैंने इस चीज के लिए अलाउ कर दिया। और जो उसका रिजल्ट है वो एकदम आउटस्टैंडिंग है, जैसे कि चाम मिनसी वो रैंक 5 से रैंक 1 आ गई, यूनिंग भी टॉप 10 से रैंक 1 पे आ गई, वही जिन सियोक टॉप 20 से रैंक 1 पे आ गया, जियोंग यूना टॉप 10 से 4th रैंक पे आ गई, सोंग यून टॉप 50 से 4th रैंक पे आ गई, और जियोंग यूसी भी 40th रैंक से 7th रैंक पे आ गया, चो यूनसु भी रैंक 6 पे आ गया, और यहाँ तक कि जो लड़का पहले बहुत बड़ा बुली था ली वांग फिल उसकी भी रैंक 5 आई है। और ऐसे आउटस्टैंडिंग रिमार्क्स को देख के सारे स्कूल काफी शौक है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इनमें से 3 लोग यूनिवर्सिटी कैंडिडेट बन चुके हैं और इसी वजह से पूरी स्कूल का ध्यान उसी क्लब के ऊपर है। और उनको देखते जो पेरेंट्स काफी रिच हैं उन्होंने अपने बच्चों के लिए ट्यूटर हाई किया, लेकिन उससे भी उनके बच्चों की रैंक नहीं बढ़ी। और तभी क्लास 2 के टीचर बोलते हैं बहुत सारे बच्चे उस क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टीचर हुई नहीं आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तभी टीचर हुइन बोलती है उस क्लब की अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, मैंने तो बस बच्चों को अलाउ किया था। क्लास 2 के टीचर बोलते हैं लेकिन अगर टीचर बोलेगी तो बच्चे मना नहीं करेंगे। टीचर हुइन सोच रही इस बंदे को पक्का रिक्वेस्ट आई होगी, सच में इसके अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और टीचर हुइन बोलते प्लीज मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है मेरे क्लास का टाइम हो चुका है मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और फिर हम देखते हैं हुइन के क्लब के मेंबर खेल रहे होते हैं और यूशिक बोल रहा है यूजियन तो बिल्कुल भी ठीक से नहीं कर रहे। यूजियन बोल रहा होता है मैं सारी चीजों में काफी ज्यादा अच्छा हूँ लेकिन स्पोर्ट्स में ये चीज में मैं काफी ज्यादा गंदा हूँ। तभी यूशिक बोल रहा तुम फाइटिंग में इतने अच्छे हो तो आखिर तुम गेम में इतने गंदे कैसे हो सकते हो। तभी जियोंग ने सोची होती है लेकिन जब मैंने इसको फाइट करते हुए देखा था तो इसकी मूवमेंट काफी ज्यादा फास्ट थी कि इतना स्लो कैसे हो गया। और तभी यूजियन रेफरी को बोलता है ये सामने वाले सारे प्लेयर चीटिंग कर रहे हैं, ये एक प्लेयर पे अटैक करके उसको असॉल्ट कर रहे हैं तो आप अपनी अथॉरिटी का यूज करते हुए इनके क्रूअल बिहेवियर को रोकिए। तभी रेफरी बोलते तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो और चुपचाप अपना मुंह बंद करके जाके खेलो। और हम देखते यूजियन वहाँ पे रोने लगता है और फिर उन लोगों का गेम वापस स्टार्ट हो जाता है और हमें दिखा था एक लड़की यूजियन का मैच देख रही होती है और बोलती है तो इतना भी स्पेशल नहीं लग रहा। और उस लड़की का नाम होता है ली सोइन जो कि 7 की मेंबर होती है। ली सोइन बोलती है लगता है ये स्कूल उसके लेवल का नहीं है। तभी उसके पीछे एक और लड़की होती है वो बोलती है क्या सच में वही लड़का जिसको यून मिनसियोक ने मेंशन किया था। ली सोइन बोलती है हाँ मुझे भी यही लग रहा है, आखिर ये जैसा लड़का यून सियोक को इतनी बुद्धि से कैसे मार सकता है। और हमें बताया था उस लड़की का नाम था सिन जियोंग, वो भी 7 की मेंबर होती है। और सिन जियोंग बताती है कि जो यून मिनसियोक है वो एक बहुत हाई रैंक ऑफिसर का बेटा है और साथ ही में वो हमारा फॉर्मर सीनियर भी है, लेकिन वो एक फ्रेशमैन से बहुत बुरी से मार खाया था और जहाँ तक मुझे पता ग्रेजुएट होने के बाद वो दिखा भी नहीं है। और फिर हमें 7 के बारे में बताया जाता है ये एक जगह जहाँ पे कोरिया के सिर्फ अपर क्लास बच्चे पढ़ते हैं और इन सब के पास स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है। और ये 7 सर्कल के अंदर सारे मॉन्स्टर भरे हुए हैं। इस सर्कल के मेंबर के लिए एक यूनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया है जहाँ पे इन लोग को हर एक तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही उन लोग को इंजेक्शन भी लगवाने होते हैं जिससे वो लोग वापस अपने स्ट्रेंथ को गेन कर पाए। और तभी हमें यूजिन को दिखाया था जो कि बोल रहा होता है समर मुझे बिल्कुल पसंद है, समर में काफी ज्यादा गर्मी होती है। और चलो देखते इस वीक का क्या शेड्यूल है। मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को मेरा स्टडी सेशन है, सैटरडे को मुझे हाइंग को पढ़ाना है, ट्यूसडे को मुझे ब्रदर वोनहा से मिलना है, वहीं थर्सडे को मुझे यूसीएल को पढ़ाना है और फ्राइडे को स्टडी सेशन के बाद वापस से पार्टी करनी है। और वहीं पे संडे को फील्ड ट्रिप प्लान है। मेरी लाइफ पहले से काफी ज्यादा चेंज हो रही है जब से मैं ब्रदर वोनहा से मिला हूँ और सच में ब्रदर वोनहा पहले से काफी ज्यादा चेंज कर रहे हैं। उन्होंने अपना ब्रेक थ्रू भी कंप्लीट कर लिया है और सच में उनका सिंपल एटीट्यूड और वर्क को देखने का तरीका काफी ज्यादा अलग है और उनको देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है। और हम देख यूजिन के क्लब के लोग कुछ कर रहे होते हैं और बोलते सच में इसमें काफी ज्यादा टाइम लगा लेकिन मजा आ गया। और चाम इनसे सोची होती है इस क्लब के ना सारे लोग काफी ज्यादा खुश है और कितने सोचता कि इनको ठीक करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। आज से कुछ हफ्ते पहले यूजिन कुछ खराब लैपटॉप लेके आया और यूजिन का कहना था कि हम लोग इसको ठीक करके यूज करना है। और सबसे पहले उसने हमको बैठा के हर एक तरीका समझाया कि आखिर किस तरह से हर एक पार्ट काम करता है
और धीरे धीरे करके हमें इस काम में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा। और आखिर किसी को इस काम में मज़ा आए भी क्यों ना, जब यूजन जैसा सुपरवाइजर हमारे साथ हो। और बहुत ज़्यादा मेहनत और मुश्किल के बाद आखिरकार हम लोगों ने लैपटॉप बना लिया। और तभी यूनिंग बोलती है लैपटॉप को ठीक करके पढ़ाई करना, क्या आजकल के टाइम में कोई ऐसा करता है। और तभी यूसिक बोलता है ये हमारा वीकली प्रोजेक्ट था, कहीं तुम इसको बिजनेस बनाना तो नहीं सोच रहे। तभी यूजन बोलता है वैसे पढ़ाई करते करते पैसा बनाना इतना बुरा भी नहीं है, और इसके लिए हम जितना ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम ये बात सुन के यूनिंग दूसरों की तरफ देखने लगती है। और यूनिंग देखती कि बाकी सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश है। और वो सोचती है कि यूजन काफ़ी दूर तक सोचता है। हम लोग के दिमाग में कभी ये बात आई ही नहीं कि इन लोग को भी इस चीज़ की जरूरत पड़ सकती है। और तभी हमें पार्क जियोनिंग को दिखाया जाता है जो कि जेंग सियोंग के पास पहुंचती है और बोलती है मुझे बता आखिर तुम मेरा काम कब करने वाले हो, मैंने तुम्हें ये बात 1 हफ्ते पहले बताई थी। तभी जेंग सियोंग बोलता है तुम्हें पता है ना अपर क्लास में भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो तुम मुझे यहाँ पे परेशान मत करो। वैसे मुझे एक बात है, क्या तुम यूनियन के केस में प्रेजेंट थी। तभी पार्क जियोनिंग बोलता है कि तुम क्या फालतू बात करो, इसमें मेरा कोई लेन देना नहीं है। और तभी जेंग सियोंग बोलता है तुम मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा रिलाई कर रही हो। चलो ठीक है, मैं भी थोड़ा टाइम का फ़ायदा उठा लेता हूँ। कैसा लगा अगर तुम 2 महीने के लिए मुझे 40% दो, क्योंकि मुझे पता चला कि यू जियोन का कनेक्शन टीचर यून सियोक जी से है। और यहाँ तक कि यूनियन उस लड़के के साथ घूमती है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं यून सियोक जी के चक्कर में पड़ जाऊँ। तुम्हें पता है इस काम के लिए हमें काफ़ी सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो हमें पैसा तो चाहिए ही। और हम पार्क जियोनिंग खुद को शांत करती है और बोलती है चलो ठीक है, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए। ये रहा 40% और ये रहा एग्रीमेंट, फटाफट से साइन कर दो। और उन पैसों को देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर हमने जेंग सियोंग के पास एक बंदा आता है और जेंग सियोंग को बोलता है तुम्हें पता क्या कि वो बंदा है कौन। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, उसके यहाँ से बहुत सारे बच्चे पिटाई खाए हैं, लेकिन कोई भी अपना मुंह खोलने के तैयार नहीं, तो कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना। और हमें बताया जाता है इस बंदे का नाम था जियोंग गिवान, जो कि 3rd ईयर के कैंगडोंग गैंग से होता है। जियोंग गिवान बताता है कि इसने जिसका भी इतना बुरा हाल किया है वो सब खुद के दम पे किया, इसके पीछे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तभी जेंग सियोंग बोलते लेकिन आखिर तुम इतना क्यों डर रहे हो। जियोंग गिवान बोलता है मैं उसकी वजह से डर रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है लास्ट ईयर कैंग मिनसियोक नाम का लड़का था, उसकी हालत इसने बहुत बुरी कर दी थी। लेकिन जहाँ तक मुझे पता यू जियोन एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। जियोंग गिवान बताता तुम्हें नहीं पता कैंग मिनसियोक खुद को काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया करता था, इसलिए वो 5 लड़कों को लेकर कैफेटेरिया के पीछे चला गया और यू जियोन ने उसको अपने पीछे आने के लिए बोला था। लेकिन यू जियोन ने वहाँ पे किसी की हेल्प नहीं ली, बल्कि वो वहाँ पे अकेला गया। और यू जियोन ने वहाँ पे आके कैंग मिनसियोक को बोला कि क्यों ना हम 1 टच फाइट करें। और जैसे कि तुम्हें पता है कैंग मिनसियोक 1 टच में काफी ज्यादा अच्छा है, और इसीलिए ये बात उसकी इज्जत पे आ गई थी, तो उसने बाकी सारे लोगों को देखते हुए हाँ कर दी। तभी जेंग सियोंग बोलता है इसका मतलब 1 टच के अंदर वो हार गया और उसको हमें बहुत बुरी तरह से मार पड़ी। जियोंग गिवान बोलता नहीं ऐसा नहीं हुआ था, उसने यहाँ तक कि 1 टच भी नहीं किया। वहाँ पे कैफेटेरिया के अंदर एक वॉल थी, उसने सिर्फ उसके ऊपर एक पंच मारा और तुम्हें नहीं पता सिर्फ एक पंच के अंदर उस वॉल के अंदर होल हो गया था। और ये सुनकर जेंग सियोंग काफी ज्यादा फट जाती है और बोलता है क्या सिर्फ एक पंच के अंदर उसने दीवार में होल कर दिया, पक्का वो दीवार पहले से टूटी हुई होगी। जियोंग गिवान बोलता है उसने बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं किया, उसने उतनी मोटी दीवार के अंदर 1-2 पंच और मारे और बहुत सारे होल कर दिए, यहाँ तक कि उसके हाथ के नाखून भी टूट चुके थे। और उसने उनसे पूछा कि कौन पहले मार खाना चाहेगा। जियोंग गिवान बोलता है ये सब यहीं पे नहीं रुका, उस लड़के ने बहुत ही स्पीड से सबके हाथ से वेपन ले लिए, यहाँ तक किसी को वहाँ पे पता नहीं चला कि किसके हाथ से कब वेपन चला गया। और उसके बाद उसने अचानक से कैंग मिनसियोक के ऊपर नाइफ फेंक दी और वो नाइफ उसके बहुत पास से टच होके गई, जिससे उसके पेट में इतना होल हो गया कि अगर वो 1 mm और ज्यादा गहरा होता तो उसके इंटरनल ऑर्गन तक बात पहुंच जाती। और तुम्हें क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ होगा। मैंने जब उस लड़के को देखा था उसका लेवल एकदम अलग लेवल पे था, और सही बता रहा मैं उसको बहुत बुरी तरह से डर गया था। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि वो लड़का कितना ज़्यादा खतरनाक है और तुम उस लड़के से फाइट करना चाहते हो। और तभी जेंग सियोंग को बोलते हो कभी ने पार्क जियोंग कहीं की, उसने मुझे ये सब फंसाने के लिए किया है और यहाँ पे तो मेरी इज्जत की बात है कि मैं मना भी नहीं कर सकता, तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। तभी जियोंग गिवान बोलता है एक बार के लिए मुझे उसे मिलने दो, अगर तुम उससे फाइट नहीं करना चाहते तो उसे मिलने में कोई बुराई नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी हो, तो चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए हैंडल कर लूंगा। तभी यूजिन के फोन पे जियोंग गिवान का मैसेज आता है और यूजिन बोलता है यूसिक आखिर ये जियोंग गिवान कौन है, उसने मुझे ब्रीजी लैंडस्केप में चाय पीने के लिए इन्वाइट किया है। तभी यूसिक बताता है ये 3rd ग्रेड में काफी ज्यादा पावरफुल है, और तुम ये भी बोल सकते कि सेकंड इन कमांड है। ये और जेंग सियोंग दोनों मिले हुए हैं, ये उन बंदों में से एक है जो कि कैंग मिनसियोक के साथ मिला हुआ था। हालांकि इस बंदे की अच्छी खासी इज्जत है वहाँ पे, हालांकि 3rd ईयर के अंदर इसकी अच्छी खासी इज्जत है। तभी यूजिन सोच रहा होता है तो वही टी ऑफर कर रहा है जो कि मैंने ब्रिजी रेस्टोरेंट में ऑफर करी थी। क्या मैं जब पार्क जियोंग से मिलने के लिए गया था तो वहाँ पे प्रेजेंट था। तभी यूसिक बोलता है कि तुम इसे फाइट करने के बारे में तो नहीं सोच रहे। तभी यूजिन बोलता है मैं तब इससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, अगर फाइट जरूरी नहीं होगी तो मैं क्यों फाइट करूंगा। यूजिन सोचा मुझे स्कूल को पूरी तरह क्लियर करना होगा ताकि यहाँ पे मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। और फिर मैं यूजिन को दिखा जो कि एक बंदे को मार रहा होता है और वो बंदा बोलता है मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हें पक्का यहाँ पे कोई गलतफहमी हुई है। यूजिन बोलता तुम्हें हिम्मत कैसी प्रॉमिस तोड़ने की, और यूजिन उसका कंधा काफी जोर से दबाने लगता है। वो बंदा चिल्लाता है और वो बंदा बोलता प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। यूजिन बोलता ली यार मेरी बात ध्यान सुनो, नेक्स्ट टाइम ये चीज ऐसी खत्म नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम पक्का रिग्रेट करोगे। और हम ली आराम सोच रहा होता है लगता है ब्रदर गिवान तो गए, मुझे अपना मुंह खोलना ही नहीं चाहिए था, आखिर वो ऐसे मॉन्स्टर के मैटर में क्यों इन्वॉल्व हुए। तभी हमें ब्रीजी कैफे का सीन दिखाया जाता है
वो लड़की बोलती है वेलकम सर। यूजिन बोलता है मिले काफी टाइम हो गया। और तभी वो लड़की बोलती है थैंक यू, कैसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपने जो ऑलरेडी ऑर्डर करी थी वो आज प्रेजेंट है, क्या मैं आपको दूं। और तभी हमने वहाँ पे गीवान बैठा होता है और वो बोलता है यूजिन इधर की तरफ आओ। लेकिन हम देखते यूजिन काफी स्पीड से उस टेबल पर जाके बैठ जाता है। गीवान सोचता सच में ये बंदा मॉन्स्टर है। यूजिन बोलता है कि तुम चाय क्यों नहीं पी रहे, तुम चाय पीने आए थे ना। और तभी गीवान बोलता है हमको सबसे अच्छी तरह से बात करनी चाहिए, वैसे मैं तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ। तभी यूजिन बोलता है हमको सिर्फ ह्यूमन से अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। ये बात सुनकर गीवन काफी ज्यादा शौक होता है, बोलता है क्या। तभी यूजिन बोलता है हमारी बात करने के लिए ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे पता तुम यहाँ मेरे को डेट प्लान के लिए नहीं आए थे, और वैसे मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। चलो फटाफट से कहीं और चल के बात करते हैं। और तभी गीवन सोचता है इस कमीने को मुझे अपनी गैंग में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। और तभी वो बोलता है नहीं नहीं गीवन शांत हो जा, तुझे पता नहीं तो यहाँ पे किस लिए आया है। और फिर हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भी काम चल रहा होता है। वहाँ पे गीवन को बहुत बुरे से मार पड़ रही होती है और गीवन रोते हुए बोलता है प्लीज रुक जाओ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और उसकी ऐसी बात करने वाला होता है यूजियन। यूजियन बोला तुम तो काफी जल्दी थक गए, अभी तो सिर्फ 5 ही मिनट हुआ है। और गीवन बहुत बुरे से कांप रहा होता है और बोलता है तुम मुझे सिर्फ 5 मिनट कह रहे हो, लेकिन मैंने तो हर का ट्रेवल कर लिया। और अब यहाँ पे सीरीज के 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं और नए चैप्टर हर वीक रिलीज होंगे। तो जैसे ही नए चैप्टर आएंगे मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अब इसके आगे क्या हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।